की हैं। इडियम्स में मैंने पहले बोला है क्राई इन दी वाइल्डरनेस। क्राई इन दी वाइल्डरनेस का मतलब होता है अकेले ही चीखो पुकार, ठीक है, अकेले ही आप शोर मचा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है द कर्टन ड्रॉप्स और फॉल्स। द कर्टन ड्रॉप्स और फॉल्स का मतलब है किस्सा खत्म, मतलब जब कोई चीज एंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है अ कर्टन लेक्चर। कर्टन लेक्चर का मतलब है जो रात में बीवी अकेले से आपको जो लेक्चर देती है, आपको बातें सुनाती है, उसको कहते हैं। कट शॉर्ट का मतलब होता है जिंदगी का खात्मा हो जाना। उसके बाद अगला इडियम है कट ऑफ इन इट्स प्राइस। कट ऑफ इन इट्स प्राइस का मतलब है जिंदगी के आगाज में ही जिंदगी का खात्मा हो जाना। उसके बाद मैंने बोला था टू कट दी गॉर्डियन नॉट। टू कट दी गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को कामयाबी के साथ कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने इडियम बोला है द कैट इज आउट ऑफ बैग। द कैट इज आउट ऑफ बैग का मतलब होता है राज अफशा हो जाना, राज का जाहिर हो जाना। उसके बाद है टू थ्रो अप वंस कार्ड्स। टू थ्रो अप वंस कार्ड्स का मतलब होता है हिम्मत हार बैठना। हाँ जी, यहाँ तक सबने लिख लिया है, सिर्फ मुझे मैसेज में यस कहें, मैं आगे चलती हूँ फिर, ठीक है। आज मैं 10 इडियम्स लिखवाऊंगी, बस एक दफा सब मैसेज कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ गया। अच्छा जी, टू थ्रो अप वंस कार्ड्स के बाद नेक्स्ट इडियम आप लिखें टू टेक, सॉरी ये अप गर्ल्स, टेक अप गर्ल्स ऑन बिहाफ ऑफ another। जी, टू टेक अप गर्ल्स ऑन बिहाफ ऑफ another। टू टेक अप गर्ल्स ऑन बिहाफ ऑफ another का मतलब है किसी दूसरे के लिए लड़ना। जी लिख लें, किसी दूसरे के लिए लड़ना। अच्छा जी, टू टेक अप गर्ल्स ऑन बिहाफ ऑफ another के बाद इडियम लिखें आ कबर्ड लव। आ कबर्ड लव मतलब के मतलबी प्यार। आ कबर्ड लव मतलबी प्यार। हाँ जी, यहाँ तक सबने कर लिया है क्या? किसी का कोई मिस तो नहीं हो गया? मुझे बता दें। ये आज टोटल आपने 10 करने हैं। ये 23 अप्रैल 2021 और ये रिकॉर्ड में भी आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी बताएं, सबने 10 इडियम्स लिख लिए हैं? किसी का कोई मिस तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो मुझे बता दें, वरना मैं आगे चलूं। जी, अब आप हेडिंग दें पेयर ऑफ वर्ड्स की 6 और 7 मीनिंग। ये टू थ्रो अप वंस कार्ड्स। टू थ्रो अप वंस कार्ड्स का मतलब है हिम्मत हार बैठना। अगर ये द कैट इज आउट ऑफ बैग आपका छुटा है, द कैट इज आउट ऑफ बैग का मतलब होता है राज अफशा हो जाना, ठीक है। हाँ जी अस्मा, क्लियर है आपको? जी मुनज़्ज़ा, आपका भी क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं पेयर ऑफ वर्ड्स लिखवाने लगी हूँ, काइंडली नोट डाउन करें। सबसे पहला पेयर है पेयर, PARE पेयर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, PARE पेयर का मतलब होता है तराशना, पेयर तराशना, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिएगा। और इसका दूसरे पेयर का वर्ड है पेयर, PAIR पेयर। इस पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है जी, जल्दी जल्दी लिख लें। उसके बाद सेकंड पेयर ऑफ वर्ड का पहला लफ्ज है पीस, PIECE पीस, पीस मतलब टुकड़ा, ठीक है। और दूसरा पीस है PEACE पीस, ये अमन वाला पीस है। हाँ जी सब लिख रहे हैं? किसी का मिस तो नहीं हो रहा? इधर ही पूछ लें मुझसे। अच्छा जी, पीस के बाद मैं आगे लिखवाने लगी हूँ। उसके बाद है पील, PEEL पील। पील का मतलब है छीलना,
जी, ये वाला पील जो है छीलना। अब दूसरा पील है PEAL, ये पील आवाज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला वर्ड है पेंडेंट। पेंडेंट के स्पेलिंग देख लें, PENDENT, पेंडेंट। अगर ये पेंडेंट है तो इस पेंडेंट का मतलब है लटकती हुई। अब ये जो लटकना है वो आपकी कोई हैंगिंग भी हो सकती है, डेकोरेशन पीस, या लाश भी लटकना। तो जो चीज लटक रही हो उसके लिए हम पेंडेंट लिखेंगे। स्पेलिंग बस देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पेंडेंट के स्पेलिंग देख लें, PENDANT, पेंडेंट। ये वाला जो पेंडेंट है ये झुमका है, ठीक है, झुमका, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मुनज़्ज़ा, अस्मा, सना और रोजीना, आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, लास्ट वर्ड लिखें, परसोनेट। अच्छा, परसोनेट। परसोनेट का मतलब है भेस बदल कर धोखा देना। परसोनेट, PERSONATE, परसोनेट का मतलब है भेस बदल कर धोखा देना। उसके बाद है परसोनिफाई। परसोनिफाई देख लें, परसोनिफाई का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को तशबीह दे रहे होते हैं। अच्छा, मैं दोबारा बोलती हूँ, पहला जो मैंने बोला है ना परसोनेट है, PERSONATE। परसोनेट का मतलब होता है भेस बदल कर धोखा देना, ठीक है। दूसरा जो है परसोनिफाई, परसोनिफाई का मतलब होता है कि जब आप एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करते हैं, तशबीह देते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहां तक सबने लिख लिया है? किसी का कोई छुट्टा तो नहीं है? काइंडली मुझे बता दें। आज के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और जिन्होंने आज क्लास ज्वाइनिंग दी है ना, वो अपना कल का काम कंप्लीट करके मुझे सेपरेटली इनबॉक्स करेंगे। लास्ट वन, अच्छा जी, लास्ट वन है परसोनेट। पहला तो मैंने बोला ना परसोनेट, परसोनेट का मतलब होता है भेस बदल कर धोखा देना। और जो लास्ट वर्ड है वो परसोनेफाई का मतलब होता है कि तशबीह देना, एक चीज को दूसरी चीज के मुशाबा करना, रिजेंबल करना। ये जैसे कि एक बेजान सी चीज होती है ना, आप उसको जानदार के साथ रिजेंबल कर देते हो, तो उसे भी परसोनिफाई कहते हैं। हाँ जी रोजीना, क्लियर है आपको? मुनज़्ज़ा, आप मुझे नहीं बता रही, आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा सा आप भी मुझे जरा स्पीकर ऑन करके बता दें। चलें, बेहतर हो गया। अच्छा जी, अब जिनके मुझे सेंटेंसेस नहीं आए ना, वो अलहदा से मुझे इनबॉक्स करेंगी, मैं उनके जुमले फिर चेक करूंगी। जिन्होंने मुझे भेज दिए हैं या आफ्टर क्लास में उनको बता देती हूँ। अच्छा जी, इंग्लिश में एक और मैं चीज़ का इसमें एडिशन कर रही हूँ, कल नहीं मैंने करवाया था। मैं आज पहली स्टोरी करवाने लगी हूँ, जो कि सीजे में है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में बात क्या की गई है। देखिए, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में 3 पॉसिबिलिटीज की बात की जा रही है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि पहली जंग अजीम हो चुकी थी, तो पहली जंग अजीम की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसकी वजह से कई लोगों का ये ख्याल था कि इंसानी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि हो सकता है कि दोबारा से हम अपनी वैशी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट जाएं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे कहते थे कि हो सकता है कि पूरी दुनिया की एक ही हुकूमत बना दी जाएगी, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि ऑथर के नजरिए के मुताबिक इंसानियत का क्या मुस्तकबिल हो सकता है। तो सबसे पहली हेडिंग पे गौर करें कि 3 पॉसिबिलिटीज पे वो बात करने जा रहा है। सबसे पहले उसने कहा है एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। दूसरी बात, रिटर्निंग टू अनसिविलाइज्ड एंड बैकवर्ड लाइफ आफ्टर द टेरेबल डिजास्टर ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब या तो ये अमकानात थे कि दोबारा से अपनी गैर तहजीबी हालत में वापस पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही की वजह से दुनिया की आबादी में काफ़ी कमी आ चुकी थी, ठीक है। तीसरी बात, कंसोलिडेशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट पोजेसिंग इंटायर कंट्रोल ओवर ऑल वेपन्स ऑफ वॉर। ये तीसरी एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि पूरी दुनिया इत्तेहाद कर लेगी और एक ही हुकूमत बना दी जाएगी जिसके पास जंग के तमाम साजो आलात मौजूद होंगे, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज को आगे लेके चलते हुए हम ऑथर की अब असेसमेंट देखते हैं कि ऑथर क्या जायजा ले रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ऑथर ये कहता है, लिखने वाला,
कि एक्सटिंक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, ऑथर के ख्याल में अगली अगर जंग अजीम होती है तो उसके नतीजे में इंसानी नस्ल का खात्मा नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात ये की गई है कि इफ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज इनडिसाइसिव एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स विल लीड टू इंटेंस टेक्निकल डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये कहा गया है कि अगर गैर मुतवक्के तौर पर अगली जंग अजीम हो जाती है और अगर मुनज़्ज़म रियासतें बाकी रह जाती हैं तो एक शदीद तकनीकी डेवलपमेंट का आगाज होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है मोर यूज ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सप्लोसिव्स विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन रेस। और ये जो ज्यादा एटमी बम्बों का इस्तेमाल हुआ इसके नतीजे में जो इंसानी नस्ल है वो तबाहकारी का शिकार होगी। मैम ये जिंदगी बुक से है? नहीं नहीं रुजीना, ये जिंदगी बुक से नहीं है। ये जो आपकी 5 सिलेक्टेड स्टोरीज है ना जो आपके सिविल जज के एग्जाम में इंक्लूडेड है, उसमें से मैं एक स्टोरी आज करवा रही हूँ, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। अब आपको क्लियर हो रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, पहले मैंने 3 पॉसिबिलिटीज की बात की, अब हम ये देख रहे हैं कि ऑथर इसके हवाले से इसका क्या ख्याल है। तो पहली तो बात मैंने आपको बता दी कि पहली समवन हैव इन पीडीएफ फॉर्म। सना मैं आपको भेज दूंगी, आप परेशान ना हो, सिर्फ प्लीज अभी स्टोरी को समझो कि स्टोरी है क्या। ये इसके बाद आपके पास ही जानी है। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैं अब ऑथर असेसमेंट दोबारा बोलने लगी हूँ, जरा प्लीज इस पर तवज्जो दें। अच्छा, सबसे पहली बात, एक्सटिंक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, पहली एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि अगली जंग अजीम अगर होती है ना तो इंसानी नस्ल का खात्मा नहीं होगा। ठीक है। दूसरी उसने ये बात की है कि इफ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज इनडिसाइसिव एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स विल लीड टू इंटेंस टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अगली जंग अजीम अगर गैर मुतवक्के तौर पर हो जाती है तो जो मुनज़्ज़म रियासतें अगर वो बाकी रह जाती हैं तो एक शदीद तकनीकी डेवलपमेंट का आगाज होगा। ठीक है। तीसरी बात, मोर यूज ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सप्लोसिव्स विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन रेस। ज्यादा एटमी ये जो बम है इनका अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इसके ज्यादा इस्तेमाल से जो इंसानी नस्ल है वो तबाहकारी का शिकार हो जाएगी। ठीक है। outlived will consider themselves fortunate to survive but they will go to decay very soon। outlived का मतलब होता है जो बाकी, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक स्टूडेंट को मैंने इसमें ऐड करना है, वेट जरा प्लीज। अच्छा, मैं इसमें लास्ट वाली बात ये करने लगी थी, आउटलिफ्ट का मतलब होता है जो बाकी बच गए हैं। अब जो बाकी बच गए हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हाँ वो सरवाइव कर गए हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि जल्द वो भी गल सड़ जाएंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट इस कदर शदीद नौयत की होती थी कि कोई इंसानी नस्ल, कोई इंसान उससे बच नहीं सकता था ज्यादा देर के लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सम प्रेफर सबमिशन टू सोवियत गवर्नमेंट एंड अदर्स प्रेफर सबमिशन टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म। अच्छा, अब आपके लिए इसमें यह जानना जरूरी है कि सोवियत गवर्नमेंट और वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या है। अच्छा, पहली जंग अजीम जब हुई थी ना तो दुनिया की जो सबसे पहली पावर बनी थी वो रशिया की बनी थी। ठीक है। तो रशिया ने जिन ममालिक के साथ मिलके एक तंजीम बनाई थी उसे हम सोवियत गवर्नमेंट का नाम देते थे या सोवियत नेशन का नाम देते थे। ठीक है। और ये जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये अमेरिका ने कॉन्सेप्ट दिया है, जिसकी रूह से, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से हर बंदे को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बना सकता है, प्रोडक्शन शुरू कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है। तो उस टाइम जब ये बैकग्राउंड में पहली जंग अजीम हो गई थी तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हमें सोवियत गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि हमें वेस्टर्न कैपिटलिज्म को मानना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे है विद रिटोरिक होप्स ऑफ हम्बर्ग इंटेंडिंग टू परसुएड पीपल दैट दे विल नो लॉन्गर टू सफर कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है तबाहकारी, और ये रिटोरिक होप्स का मतलब होता है कि जो आपको खाली खुली बस दिलासे दिए जाते हैं ना, जुबानी जमा खर्च,
कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बग झूठी बातों को कहते हैं। तो ये जो आप ऐसे नारे लगाते हैं और लोगों को ये कायल करते हैं कि आज के बाद अब आपको जंग की तबाहकारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो सिवाय ये झूठ के कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रिटर्निंग टू बैकवर्डनेस विल गिव पॉसिबिलिटीज ऑफ स्लो रिटर्न टू सिविलाइजेशन। अब ये जब आप पसमानदगी की तरफ जाएंगे, इसमें भी अमकानात मौजूद हैं कि दोबारा से आप तहजीब की तरफ वापस लौटेंगे, ठीक है। सडन चेंज विल लीड टू एंडलेस सफरिंग। अब ये जो अचानक तब्दीली रोनमा होगी, इससे कभी ना खत्म होने वाली मुश्किलात का आगाज होगा। फॉर सम सेंचुरीज लाइफ विल बी डिफिकल्ट एंड ड्रैप बट स्टिल होप ऑफ फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। अब इसमें कहा गया आखिर में कि चंद सदियों तक जो जिंदगी होगी ना, वो मुश्किल होगी और बोरियत भरी होगी, लेकिन इसमें भी इंसानियत की मुस्तकबिल के लिए उम्मीद है, बाकी है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड की स्टोरी के जरिए 3 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया गया है कि या तो इंसानी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, या दोबारा से हम पसमानदगी की तरफ लौट जाएंगे, और या फिर पूरी दुनिया की एक हुकूमत बना दी जाएगी। ये तो हम 3 अमकानात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। उसके बाद अब हम नताइज देखने लगे हैं कि अगर साइंसी जंगे अजीम का आगाज होता है तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, ठीक है। ये पहले मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ कि स्टोरी में मेन चीजें क्या डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से तबाहकारी होगी। ऑब्लिट्रेशन एंड ह्यूज कैजुअलिटीज। ऑब्लिट्रेशन का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाना, मतलब दोनों साइड पे हर चीज खत्म हो जाएगी, लातादाद अमवात होंगी, लोग मरेंगे, ठीक है। स्कार्सिटी ड्यू टू रेडियो एक्टिव स्प्रे, और ये रेडियो एक्टिव स्प्रे के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी खाने को कुछ नहीं बाकी रहेगा, खुश्क साली आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिंगल गवर्नमेंट आइदर बाय वे ऑफ विक्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर और बाय विक्ट्री ऑफ यूएसएसआर और बाय एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये जो कहा जा रहा है ना कि पूरी दुनिया की एक हुकूमत बना दी जाए, ये 3 सूरतों से मुमकिन है। या तो यूएस जीत जाएगा अगली जंग में, या फिर यूएसएसआर जीत जाएगा। यूएसएसआर ना सोवियत नेशन को कहा जाता है जो रशिया की साइड है, ठीक है। और बाय एग्रीमेंट, या फिर होगा कि उनके दरमियान कोई मुआहदा हो जाएगा। अगला पॉइंट है मोस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ द अलायंस ऑफ नेशंस एट इंटरनेशनल लेवल दैट रशिया would not be strong enough to survive against emerging power that can only be achieved through dauntless and valiant leadership। अच्छा, अब इसमें भी अमकानात मौजूद हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो कौमें हैं ना वो इत्तेहाद कर लेंगी, और रशिया इस बात की जुर्रत भी नहीं करेगा कि इस उभरती हुई ताकत के खिलाफ वो खड़ा हो सके। और इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एक निडर और एक बहादुर लीडरशिप की जरूरत है। सक्सेसफुल रिबेलियन विल बी इम्पॉसिबल। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि आपका जो इनकलाब है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए, तो ये नामुमकिन बात है, ठीक है। स्पोरेडिक असैसिनेशन विल स्टिल अकर। स्पोरेडिक का मतलब होता है वक्तन फोक्तन, असैसिनेशन का मतलब कत्लो गारत। तो इस लाइन का मतलब ये कि मतलब कि बीच में ऐसे अक्सर ये हुआ करेगा कि कत्लो गारत जो होगा वो जारी रहेगा। विक्टर्स बिकम ये इररेजिस्टिबल। जो विक्टर्स होंगे ना, जो फातिहीन होंगे, वो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिंग पीस मटेरियल कंफर्ट एंड विल बी फ्री फ्रॉम टायरानी ऑफ फियर। एक तो आप सुकून लेंगे, ठीक है, आपको मादी फवायद होंगे, और आप इस खौफ से निकल जाएंगे कि आपको जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा। लेस इंक्लिनेशन टू परसिक्यूशन, और कत्लो गारत की तरफ जो रुझान है वो कम हो जाएगा। डोमिनेंसी ओवर सिटीजनशिप, और आपके जो आपके नीचे जो आपके लोग होंगे उन पर आपको फोकियत हासिल होगी। रैशनल्स बिहाइंड प्रेफरिंग अ विक्ट्री ऑफ अमेरिका आर दैट फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ डिस्कशन एंड ह्यूमन फीलिंग्स। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसके पीछे क्या मकसद है, कि वो ये प्रेफर कर रहा है, वो इस बात को तरजीह दे रहा है कि अमेरिका को कामयाब हो जाना है चाहिए। उसकी वजूहात ये हैं कि वहां पर सोचने समझने की, इंक्वायरी कंडक्ट करने की, बहसो मबासा करने की, और इंसानियत के जज्बात पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी इन सब के हवाले से आज़ादी पाई जाती है। इस वजह से वो ये कह रहा है कि अमेरिका को जंग अज़ीम में कामयाब हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो रशिया सिस्टम के हवाले से बात करता हुआ कहता है, रसल ये ऑथर का नाम है जिसने ये स्टोरी लिखी है,
रसल ऑल्सो पॉइंट्स आउट द सैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रशियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, रसल ने साथ ही साथ क्या किया कि जो रशिया का जो निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत है, उसके अफसोसनाक नताइज की तरफ निशानदही की है। द रशियन सिस्टम लीड्स टू द सप्रेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, द प्रोपगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड नैरोइंग साइंस, फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर। अच्छा, रशिया सिस्टम में किस चीज क्या चीजें पाई जाती हैं कि वहां पर जहानत दबकर रह जाती है, एक ही मखसूस नजरिए की वहां पर तबलीग की जाती है, और वहां पर जो उल्म फनून है उनका दायरा कार क्या है, महदूद है। नेक्स्ट पॉइंट है परसुएटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ द एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर अ मिलिट्री यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब वो कायल कर रहा है यूएस को और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को कि भाई आप इकट्ठे हों और पूरी दुनिया की ना एक ही फौजी आप इत्तेहाद कर लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अच्छा, आगे है लिबर्टी इज गिवन विद सर्टेन लिमिटेशन। अब आज़ादी भी अगर दी जाएगी तो आपको जो हदें हैं उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। होपिंग दैट लॉ मे कम टू रेगुलेट द रिलेशंस ऑफ नेशंस एंड द वर्ल्ड विल बी फार बेटर देन बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। अच्छा, अब उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसा कानून वजूद में आएगा जो पूरी कौमों के ताल्लुकात को रेगुलेट करेगा और दुनिया इंसान की तारीख में पहले से भी ज्यादा बेहतर जगह साबित होगी। हाँ जी, अब मुझे ये बताएं सिर्फ मैसेज में, आपको स्टोरी का स्ट्रक्चर समझ आया कि फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में क्या क्या बातें की गई हैं? किसी को अगर कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे मैसेज के जरिए बताएं। हाँ जी, आप सबको कुछ आइडिया हुआ है कि स्टोरी किसके हवाले से है? एक दफा मुझे सिर्फ मैसेज कर दें, फिर मैं आगे चलूं। सब काइंडली मैसेज कर दें। जी ठीक है। जी जी रुज़ैना, आपका कोई सवाल है? जी मैम, बोले। मैंने पूछा कि स्टोरी को एज इट इज ऐसे ही याद करना है या इसकी कोई कॉन्सेप्ट वगैरह लिखना है? मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखें, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने ऊपर पॉइंट्स ये तोड़े हैं ना, आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में बना के लिख सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये पहले आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन जो असल तरीका कार है ना अटेम्प्ट करने का, वो इस तरह का है जो कि मैंने यहाँ से लिखा हुआ है। पैराग्राफ वाइज आप पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये इस तरह से मैंने क्रिटिकल इसका एनालिसिस या आप कह लें कि समरी बनाई है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना स्टोरी से रिलेटेड तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन ये आता है कि जो ये कहा जाता है ना कि पूरी दुनिया की एक हुकूमत बना दी जाए, तो उसके हवाले से ऑथर ने क्या कहा है उस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपका पहले प्लीज काइंडली काम ये है कि आप बेशक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको आप पहले ना पढ़ लें, मेमोराइज कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ना स्ट्रक्चर याद करने में आसानी होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ना किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ये मैंने इधर बना के लिख दिया। ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा सबको, अगर आपको ना समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो स्टोरी है ना ये एमए लिटरेचर में भी है, तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस स्टोरी पे किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि ज्यादा अगर मेमोराइज करने में मसला होता है ना तो एटलीस्ट ये जो मैंने समरी बनाई है ना क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नाम से, ये आप याद कर लेंगे ना आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन मैं आपको दूं प्रैक्टिस के लिए, क्या आप इसमें से नेट पे रिसर्च करके ना मुझे एक आंसर सबमिट करें। जी रोजेना, आपको समझ आ रहा है? कोई और सवाल तो नहीं है आपका? चलें, बेहतर हो गया। आप फिलहाल ना अभी समरी तैयार करें ताकि मेन स्ट्रक्चर आपको स्टोरी का याद हो जाए। ये इसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो लिहाजा आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ऐसे करवाने लगी हूँ, प्लेजर ऑफ रीडिंग। अब बेशक ये संडे को छुट्टी आ रही है तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसे को करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक जैसे ऊपर लिखते हैं लेफ्ट साइड पे आउटलाइन लिख के ना
5-6 पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने हैं, जो कि नॉर्मली ये होता है कि पहला इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, या कोई बुक का हवाला है वो आप दे दें, या आप क्या सजेशन देना चाह रहे हैं, रेफरेंस उसमें लिख सकते हैं, और बाद में आप कंक्लूड कर देंगे। तो ये नॉर्मली 5-6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर तो आपने ऐसे अच्छे से मेमोराइज किया हुआ है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहले टॉपिक का नाम लिख के लेफ्ट साइड पे आउटलाइन लिखें, और जो ये पहली लाइन होगी ना आपकी हर पैराग्राफ की, ये आपकी आउटलाइन की पहली इंपॉर्टेंट लाइन होगी, ठीक है। एक एक आप इसमें से उठाते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका आउटलाइन। अच्छा, याद रहे, चाहे आप इंग्लिश का ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं या आप उर्दू का अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको आउटलाइन लाजमी लिखनी है, फिर आप ऐसे का आगाज करेंगे। उर्दू में अहम नकात कहलाएंगे, इंग्लिश में आउटलाइंस कहलाएंगे, ठीक है। आउटलाइंस लिखने के बाद मेरा ये मानना है कि आप अपने जो ऐसे का आगाज है ना किसी कोटेशन से करें स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने कार्लस ज़ेफॉन की एक कोटेशन यूज की है कि उसे रीडिंग अगर वो कर रहा है तो उसमें क्या उसे लज्जत महसूस हो रही है, तो हम इसमें इसके पहले कोटेशन को स्टडी करते हैं, फिर आगे इसके मेरिट्स या इसकी खसूसियात के हवाले से पढ़ेंगे। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम कोई एक स्टडी करते हैं, जैसे कि मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैथ्स से आपको फ़ायदा क्या होगा, लिटरेचर पढ़ते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, फिर थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड देखेंगे कि इसी तालीम के पेश नज़र मुसलमानों ने तरक्की की थी पूरे बरसगीर में, ठीक है। और इसमें इस्लामिक रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है सूरह अल अलक का, कि जब कुरान पाक की 5 आयात का नज़ूल हुआ था आगाज में, तो उसमें भी इस बात की इम्पोर्टेंस को उजागर किया गया है कि कितना ज़रूरी होता है कि आप पढ़ें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कार्लस ज़ेफॉन की कोटेशन का आगाज करते हैं। आई हैड नेवर known the pleasure of reading, of exploring the recesses of the soul, of letting myself be carried away by imagination, beauty, and the mystery of fiction and language. For me, all those things were born with that novel. अच्छा, वो अब कार्लस ज़ेफॉन ये कहता है कि कभी भी मैंने इस चीज़ की अहमियत को महसूस नहीं किया कि किस हद तक खुशी महसूस होती है जब आप रीडिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि आप ना, आपकी रूह उसमें खींची चली जाती है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, और एक तखयलाती, एक खूबसूरती, एक जो फर्जी कहानी है उसी के तजस्सुस में, उसी की लैंग्वेज में आप खींचे चले जाते हो, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें कहाँ से पैदा हुई हैं, उजागर हुई हैं नॉवल के जरिए, जिसके हवाले से वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। आपसे अगर एज इट इज़ इसकी कोटेशन याद नहीं होती तो आप जस्ट उसका जो थोड़ा बहुत याद रहता है आप वो लिख के कार्लस ज़ेफॉन का नीचे हवाला दे दीजिएगा, एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको इंट्रोडक्शन देते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स रिक्रिएशन आफ्टर हार्ड वर्क। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो इंजॉय करना चाहता है जब वो एक बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम करता है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। दे शेयर द रीडर्स जॉयज एंड सॉरोज। अब कहते हैं कि यह आपकी जिस तरह से तख्लीक हुई है उसकी ज़रूरत भी है, और इसमें एंटरटेनमेंट का ये एक अहम ज़रिया माना जाता है। आप अपने जो, जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसी के पढ़ने वाले की खुशियाँ और उसकी जो गम है उसको आप शेयर कर रहे होते हो। A lover of books comes back home a very relaxed man after a visit to the library. For him, the library is a temple of learning and a source of pleasure. With its excellent academic, peaceful, and educative atmosphere, a library is a place of peace, quiet, and serenity. Serenity का मतलब होता है जो पाकीज़ा हो। देखें, जो किताबों का शायक होता है, शाकीन होता है, शौकीन होता है, आपको पता है कि जब वो बिल्कुल फुर्सत के लम्हात उसके आते हैं, वो लाइब्रेरी में जाता है। उसके लिए जो लाइब्रेरी एक मंदिर का है, एक जगह है जहाँ पर वो कुछ सीखने के लिए आया है, और उसके लिए खुशी का बायस है। अब वहाँ का जो एक माहौल है कि शानदार एक अदबी पुरसकून और तालीमी एक पस मंज़र बना होता है, तो उससे लाइब्रेरी जो है ना एक सुकून की, खामोशी की और एक पाक जगह मालूम होती है, ठीक है। J.B. Macaulay once said, I would rather be a poor man in a place garnered with plenty of books than a king who did not love reading. अब J.B. Macaulay कहते हैं एक दफ़ा कि मैं गरीब आदमी होना ज़्यादा पसंद करूँगा
कि जहाँ पर एक छोटा सा, जैसे गैरेट का मतलब होता है कि जैसे कोई स्टोर रूम नहीं होता, छोटी सी जगह कि वहां पर बेशुमार किताबें हैं, वहां पर एक गरीब आदमी के तौर पर रहना पसंद करूंगा बानिस्बत उस बादशाह के जिसे पढ़ना पसंद नहीं है। हेनरी डेविड थोरो rightly remarked, books are the treasured wealth of the world, the fit inheritance of generation and nations. अब हेनरी डेविड एक दफा कहते हैं कि जो बुक्स होती हैं ना वो एक कीमती सरमाया होती हैं दुनिया के लिए, ठीक है, जिससे आप विरासती तौर पर आगे उसको पहुंचाते हैं। तो अभी तक हमने इसमें देखा कि ये रिक्रिएशन का एक अहम सोर्स है, और जो लवर ऑफ बुक्स है वो लाइब्रेरी में जाके पुरसकून कैफियत महसूस करता है। काइंडली आप ना अपनी साइड पे जिसका भी स्पीकर ऑन है वो बंद कर दें ताकि यहाँ आवाज ना आए। अच्छा अफीफा शायद आप आई हो अभी, खैर जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ ना उस पर फोकस करो, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बाद में आपको बताती हूँ क्या आपका मिस हुआ है। अच्छा अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है प्लेजर ऑफ रीडिंग का, अब आगे मजीद इसमें पढ़ते हैं। इंडीड रीडिंग इज फुल ऑफ प्लेजर विच हेल्प्स मैन रिमेन हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। रीडिंग entertains the reader to get rid of boredom of life। देखें बेशक जो पढ़ाई है ना, पढ़ना जो है वो आपको खुशी देता है, इंसान खुश भी रहता है और कामयाब भी रहता है। कि आप रीडिंग से एक तो ये होता है कि आप लुत्फानंदोज भी हो जाता है, बोरियत से भी आपको निजात मिल जाती है। नॉर्मली अ रीडर हैज अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स डिफरेंट इश्यूज ऑफ लाइफ। अच्छा आमतौर पर क्या होता है कि जो पढ़ने वाला बंदा है उसका एक मुस्बत रवैया होता है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, जो पढ़ता है वो चीज़ों को हमेशा मुस्बत लेता है, मनफी अंदाज में नहीं सोचता। रीडिंग इनकलकेट्स द आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग इन अ रीडर। अच्छा बार बार पढ़ने से क्या होती है कि आप में ज्यादा काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। अ गुड रीडर हैज अ वर्सटाइल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अब जो अच्छा पढ़ने वाला है, जो ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ता है, वो एक आलमगीर तस्वर किया जाता है कि जिंदगी के हवाले से वो बड़ा अच्छा रवैया रखता है, उसकी सोच बहुत अच्छी है। इन फैक्ट एन एविड रीडर कैन बिकम अ गुड राइटर। अच्छा और जो शौकीन होता है ना रीडर, वो एक अच्छा राइटर भी बन सकता है। रीडिंग हेल्प्स हिम बिकम एन एलोक्वेंट स्पीकर। अच्छा आपको जो रीडिंग है एक मुबल्लिग, एक अच्छी गुफ्तगू करने वाले स्पीकर की तौर पर, तकरीर करने के तौर पर आप में काबिलियत पैदा कर सकता है। ही कैन एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड बिलीव्स थ्रू हिज नॉलेज which comes from reading. Sir Francis Bacon once said, reading maketh a full man and writing an exact man. अच्छा ये जो मेखत है ना, ये पुरानी इंग्लिश का लफ्ज लिखा हुआ है, चूंकि ये कोटेशन थी मैंने इसीलिए एज इट इज लिख दी। इसका मतलब है बनाता है, मेड। कहते हैं जो रीडिंग है ना एक मुकम्मल इंसान बनाता है, और जो राइटिंग है आपको एग्जैक्ट आदमी बनाता है कि आपको करना क्या है। So reading is necessary to improve one's skills. History has witnessed great writers like William Shakespeare, Christopher Marlowe, and Khalil Gibran. All these become world-renowned writers because of their love for reading. ठीक है, अब तारीख में कई ऐसे राइटर्स गुजरे हैं जो कि बहुत ही फेमस राइटर्स कहलाए हैं, क्योंकि उनका शौक था रीडिंग की तरफ। इन दिस पोस्ट मॉडर्न एरा, अब ये जो जदीद दौर चल रहा है, अब इसमें क्या होता है, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मॉडर्न इन्वेंशंस एंड गैजेट्स। दे डू नॉट फाइंड टाइम टू रीड बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। Presently, habit of reading is not the priority of people. Social media websites and modern machines cannot keep men happy for a long time. As a result, people are suffering from depression and dissatisfaction. अच्छा आज के जदीद दौर में लोगों का जो ज्यादा अहमियत होती है ना, वो इस बात पर होती है कि आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की देखनी चीजें, सोशल मीडिया की तरफ आपका ज्यादा रुझान होता है, जिसके नतीजे में आप डिप्रेशन और गैर मुतमिन हालत में आप नजर आते हैं। ऑन दी अदर हैंड रीडिंग कैन प्रोवाइड देम मेंटल और एंड स्पिरिचुअल सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सुकून की कैफियत, ठीक है। डिफरेंट राइटर्स शेयर वेरिड एक्सपीरियंसेस। अच्छा जो राइटर्स हैं, लिखने वाले हैं, वो अपने मुख्तलिफ तजुर्बात आपको शेयर करते हैं। फनी स्टोरीज एंड आई कैचिंग वर्ड्स। आई कैचिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो ऐसे अल्फाज जो आपको अपनी तरफ खींचती है, which keep readers happy. So it can be confidently asserted that pleasures of reading are countless. अच्छा अभी तक हमने एक पढ़ा कि ये सोर्स ऑफ प्लेजर है, आप रिलैक्स फील करते हो,
जो लाइब्रेरी आपके लिए टेम्पल ऑफ लर्निंग है। फिर आपने ये पढ़ा कि जो रीडिंग की हैबिट है आप में मल्टीटास्किंग की एबिलिटी पैदा करती है, आप चीज़ों को मुस्बत अंदाज में सोचते हो। फिर बेकन के अल्फाज के मुताबिक जो रीडिंग होती है आपको एक मुकम्मल आदमी बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडर्न एरा के बारे में पढ़ा कि लोग ज़्यादा अब उनका रुझान मॉडर्न इन्वेंशंस और गैजेट्स की तरफ हो गया, जिसकी वजह से वो मेंटल पीस हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो राइटर्स हैं अपने मुख्तलिफ तजुर्बात आपके साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, मोर ओवर रीडिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। There are many writers who have written books on different subjects. These books carry a lot of information about different aspects of life. When one reads these books, one feels well informed about various phenomena of life. अच्छा, अब मालूमात का बड़ी अहम जरिया है, आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ किताबें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, इसके हवाले से आप जिंदगी के कई फलसफों के हवाले से आपको आगाही मिलती है। When a reader reads books on politics, he is informed what kind of politicians are there in the world. लेकिन जब आप सियासत के हवाले से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कितने किस्म के सियासतदान हैं इस दुनिया में। In the same way, when a person reads magazines and newspapers, he gets valuable information about different countries of the world. जब वो अखबारात पढ़ेगा, रसाले पढ़ेगा तो उसे कीमती मालूमात मिलेगी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से। ठीक है, सिमिलरली remains in search of knowledge from cradle to grave. कब्र से लहद तक, लहद से कब्र तक, मतलब के पैदाइश से लेकर आपकी जब तक मौत वाक़या नहीं हो जाती, आप में एक जस्तजू रहती है और कि आपने इल्म हासिल करना है। Knowledge plays an important role in upgrading the standard of one's life. Knowledge makes man powerful. It is a light which illuminates the whole world. A reader reads about different genre का मतलब होता है kinds, different genre of knowledge like philosophy, astronomy, science and literature. Such reading turns a man knowledgeable. A knowledgeable person has a better understanding of life as compared to an illiterate one. Hence reading enhances man's knowledge. देखें, आप में ये जस्तजू है कि आप नॉलेज की सर्च में रहते हैं। नॉलेज ही आपके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाती है और आपको मुख्तलिफ किस्म की तालीमात के हवाले से आगाह करती है, जिसकी वजह से आप जिंदगी को बेहतर अंदाज में जान सकते हैं बानिस्बत उस बंदे के जो जाहिल है। ठीक है, अच्छा, आगे अब जरा थोड़ा सा इसमें मोरल हवाले से बात करते हैं। Likewise, reading enables men to differentiate between right and wrong. A reader is always a learner. He learns the new things while reading different pieces of writing. The habit of reading sharpens his sense of observation. He does not jump to conclusion immediately. देखिए, पढ़ने से आप चीज़ों का जायजा लेते हैं, फौरी तौर पर नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। He concentrates on a particular situation and then decides what to do and what not to do. Reading broadens his view about life and he easily differentiates between good and evil. सही और गलत में फर्क मुशाहिदा करते हो, फिर नतीजे पर आप पहुंचते हैं। Besides it, reading keeps one updated about day-to-day happenings of life. A reader is well aware of current situation of the world. A good reader reads articles and columns on daily basis. He also comes across a certain articles of news on the internet and television. When a person inquires him about any particular event or present era, he is completely ready to discuss it like a scholar. देखो, आपको इंटरनेट टेलीविजन से कोई आपको अपडेट में आप होते हो, इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप स्कॉलर की तरह उस पर गुफ्तगू करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। अ गुड रीडर इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन and Kashmir. He also knows what steps the United Nations has taken for peace and harmony in the world. In addition to it, reading makes a man courageous to face grim का मतलब होता है तारीख, grim realities of life. It is reading which makes man mature and brave. A reader has knowledge about rise and fall of different nations. He knows that problem and difficulties are a part of life. He does not lose his temper, मतलब अपने क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं खोता। When advertise knock at his door, कहते हैं कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता है जब कोई परेशानी उसका दरवाजा खटखटाती है। Is not an illiterate and can handle complex situation audaciously, बहादुरी के साथ।
Therefore a man becomes bold through reading. अच्छा, अब ये आगे क्रिटिकल सेंस की बात की गई है कि चीज़ों का आप अच्छे से जायजा ले सकते हैं, और उसके हवाले से आगे इसमें मजीद में थोड़ा सा इसको ना जल्दी जल्दी कवर करती हूँ। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी होती है। फिर आपको पढ़ने से मुख्तलिफ एक तो ये है कि आपकी इमेजिनेशन में वो चीज़ें दाखिल हो जाती हैं, आप पीसफुल महसूस करते हैं, आपको बोर्डम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसमें अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो फेमस लिटरेचर है ना, आपको वो पढ़ना चाहिए। दकियानोस या जो अच्छा लिटरेचर नहीं है वो चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर आपके जहन के अंदर शैतानियत आ जाती है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ बुक्स के हवाले से आपको बड़ा एहतियात लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अहम मामला है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें आप मज़ीद ना एंड पे ये जो इस्लाम के हवाले से ना ये सूरह अलग की जो वर्स है, मैंने इसको एंड पे ऐड किया है, तो ये इसलिए मैंने कहा आप इसको रीड कर लेंगे। अच्छा, आपने ये क्या करना है कि मंडे तक ना ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए, प्लेजर ऑफ रीडिंग भी। अच्छा, अभी जो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सुन लें कि कल तक जितना काम होगा आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपने संडे को उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आज मैंने आपको एक ऐसे करवाया प्लेजर ऑफ रीडिंग, और जो पहले 2 दिन हमारे लेक्चर हुए हैं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने हाफ पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो भेजी है जिसमें आपके पहले हैंड आउट के हवाले से तमाम डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपका वो हो जाए, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है ना आप उसको कंप्लीट करते चले जाएं, वरना कहते हैं तो कल मैं आपको टेस्ट साइन कर दूंगी, जैसे भी आप मुझसे मतलब आप मशवरा कर लें, मैं उस तरह से देख लूंगी। हाँ जी, यहाँ तक आपको समझ आई है? ये क्या हुआ है, बाकी सारे निकल गए हैं? हाँ जी, यहाँ तक समझ आई है आपको? रोजीना और मुनज़्ज़ा और सना, आपको ये ऐसे के बारे में आइडिया हुआ है? अच्छा, आप कहते हैं तो मैं आगे फिर क्यूएसओ का करूं कंटिन्यू? है मोड अभी करने का? मैंने कहा क्यूएसओ को आगे लेके चलो। अफीफा, लगता है आपका नेटवर्क ना आज प्रॉब्लम कर रहा है। खैर, रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, आप सारा उसमें से देख सकते हैं, जैसे आपको जी बेहतर जी लगे। मैम, आप मुझे आप अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप अभी इंटरेस्टेड हैं कि मैं क्यूएसओ का लेक्चर आगे लेके चलूं, या फिर कल तक रुकना है? क्या चाह रहे हो? सब अपनी अपनी ओपिनियन दें कि जितना आपने क्यूएसओ का कर लिया है उतना ठीक है, या आज मैं भी आगे कंटिन्यू रखूं? ये सब मुझे अलहदा अलहदा बताएं। सना, मुनज़्ज़ा, रोजीना मैम कल। अच्छा, मुनज़्ज़ा और रोजीना, मैं फिर क्यूएसओ कल करवा दूं? कल फिर ऐसा करते हैं, हम सिर्फ क्यूएसओ ही आगे कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश के काम के साथ, ताकि क्यूएसओ का मैक्सिमम हो जाए। क्या ख्याल है?